हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के बारे में। ये क्लास हिंदी में है। यदि आप इंग्लिश में इसी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया क्या है? इसकी परिभाषा में यदि हम देखें तो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया एक जन्म दोष है जिसमें डायाफ्राम में कोई असामान्य ओपनिंग या होल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पेट के अंग हैं जैसे स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ये चेस्ट कैविटी में ऊपर चले जाते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं और वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद ये जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं ये प्रेशर डालेंगे हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर, यानी फेफड़ों पर और हृदय पर, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। अगर ऐसा होता है बच्चे में तो क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, कैसे आइडिया लगेगा कि उसको डायफ्रैग्मेटिक हर्निया हो रहा है या हुआ है? तो साइन एंड सिम्टम में मुख्य है कि श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम टेकिनिया कहते हैं। साइनोसिस हो जाता है, मतलब ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है। उसकी जो चेस्ट कैविटी होती है वो लार्ज होती है और एब्डोमन छोटा पतला होता है, स्केफॉइड एब्डोमन जिसको हम कहते हैं। सांस लेने में कठिनाई रहेगी, डिस्निया रहेगा और जो बाईं तरफ की छाती है उसकी गति में कमी होगी। जब नॉर्मली सांस लेता है तो दोनों साइड की चेस्ट मूवमेंट प्रॉपर होती है, बट इस केस में क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमिनल, तो जो लेफ्ट साइड या बाईं तरफ की मूवमेंट वो प्रॉपर नहीं होती है, कम होती है। इसी प्रकार चेस्ट कैविटी में क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट सुन सकते हैं हम स्टेथोस्कोप से, यदि हम जांच करेंगे बच्चे की तो। और जो दिल की आवाज है, धड़कन है, वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है राइट साइड की तरफ। ठीक है, नॉर्मली हम लेफ्ट साइड की तरफ स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं, वो थोड़ा सा हमें राइट साइड की तरफ सुनाई देगी। तो इन लक्षणों से हम सोच सकते हैं कि उसको क्या हुआ होगा, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अब इसको कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, तो कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सरे, चेस्ट एक्सरे और एब्डोमिनल एक्सरे, दोनों टाइप के हम एक्सरे करवाएंगे, जिसमें चेस्ट एक्सरे में हमें मीडियस्टाइनल शिफ्ट मिलेगा, मतलब जो हार्ट और लंग्स की पोजीशन है वो थोड़ी शिफ्ट होगी और एयर फील्ड इंटेस्टाइन हमें वहां पे दिख सकती है। एब्डोमिनल एक्सरे में हमें गैस शेडोज दिखेंगी और जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट होंगे क्योंकि वो ऊपर हैं चेस्ट कैविटी में। इसी प्रकार हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना है, क्योंकि ऐसे केस में हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट, इस बीमारी का क्या इलाज हो सकता है? तो इसको पूरे इलाज को हम दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहले मेडिकल मैनेजमेंट शुरू करते हैं और उसके बाद में सर्जरी कंपलसरी है। तो मेडिकल मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एब्डोमेन को, स्टमक को डिकम्प्रेस करने के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन होता है। आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को दूर किया जा सके। शरीर के तापमान को मेंटेन करते हैं, यदि बुखार होती है तो जैसे स्पंजिंग और पैरासीटामोल वो करेंगे, और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद सर्जरी है। सर्जरी के लिए क्या करेंगे कि जो डायफ्रैग्मेटिक दोष हैं और जो पेट के अंग है, पहले तो हम पेट के अंगों को वापस नीचे लाते हैं। एब्डोमेन एक्सेस होती है, एब्डोमेन में कट लगाया जाता है, सारे के सारे ऑर्गन्स नीचे लाए जाते हैं एब्डोमेन कैविटी में, और जो डिफेक्ट है उसको शूचर कर दिया जाता है। और इस प्रक्रिया के बाद भी जो चेस्ट कैविटी में हमारे फेफड़े हैं उनका एक्सपेंशन का मौका मिले, उनको एक्सपेंड होने में हेल्प मिले, इसलिए चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब भी डालते हैं ताकि जो भी न्यूमोथोरेक्स या हाइड्रोथोरेक्स है उसको हम कम कर सकें। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी? नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए अगेन हम प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली दो टाइप की नर्सिंग केयर करेंगे। प्री ऑपरेटिवली में जो भी वाइटल साइंस है, महत्वपूर्ण संकेत है, उनकी ऑब्जर्वेशन और उनका रिकॉर्ड। बच्चे का जो ट्रीटमेंट है मेडिकल मैनेजमेंट के दौरान, उसको हम या तो अपराइट पोजीशन में रखेंगे या 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे, ताकि जो ग्रेविटी से कुछ एब्डोमिनल ऑर्गन की पुलिंग हो जाए। पेट को डिकम्प्रेस यानी स्टमक को डिकम्प्रेस करने के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होगी, तो उस ट्यूब की केयर करेंगे और लगातार सक्शन करते रहेंगे।
जरूरत पड़ने पर SOS भी करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को रोकने के लिए IV फ्लूइड्स की आवश्यकता होगी तो डॉक्टर के आदेश अनुसार वो भी देंगे। माता-पिता को इस समस्या या बीमारी के बारे में, इसके उपचार प्रक्रिया के बारे में और समझाया जाता है और उनकी चिंताओं को कम करने के लिए उनके सभी सवालों के सही जवाब दिए जाते हैं। उचित ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी तो उसका भी आपको केयर करना है। सर्जरी के बाद यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में अगेन कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में रखना है, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, पेट की स्वेलिंग यदि को देखेंगे और सर्जिकल साइट से यदि खून बह रहा है, स्वेलिंग हो रही है तो तुरंत सूचना देंगे डॉक्टर को। थोरेसिक जो ड्रेनेज ट्यूब है उसकी केयर की जानी चाहिए। उसमें जो कॉलम होता है वो लगातार मूव करता है सांस के साथ, वो देखना चाहिए। यदि वो मूव नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली वी विल इन्फॉर्म। और यदि जो ट्यूब है वो कहीं से भी अवरुद्ध या किंक मुड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट यानी इंटेक्ट रहनी चाहिए, कहीं से भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होनी चाहिए। और क्या करेंगे कि सर्जिकल साइट को हम इन्फेक्शन से बचाएंगे, चोट से बचाएंगे। माता पिता को डिस्चार्ज के बाद क्या उसको देखभाल की जानी है बच्चे की और फॉलो अप उसके बारे में समझाएंगे। अन्य नर्सिंग केयर कंप्लीट करेंगे जो एक अस्पताल में भर्ती हुए बच्चे को देनी होती है, वो हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के एक पहले लेक्चर में कंप्लीट किया है। यदि आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले लेक्चर्स के बारे में मिलती रहे। आप इस लेक्चर के बारे में, इस यूट्यूब चैनल के बारे में अधिक जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। इसी प्रकार नोट्स बनाने के लिए आप ब्लॉग पे जा सकते हैं, ब्लॉगर है mynursingstudents.blogspot.com। आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी, और एक फेसबुक ग्रुप है नर्सिंग नोट्स का, उसे भी ज्वाइन करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।